नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालें इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में किया आगाज। कहा, खाद्य ईंधन या खाद का हो मामला या फिर हो स्वास्थ्य, ऊर्जा और पानी की बात, हमें वर्तमान परिस्थितियों को सामने रखकर इनके ठोस समाधान के लिए करना होगा काम। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास विश्व के लिए बन सकता है पथ प्रदर्शक। 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक मुद्दों पर होगा महामंथन। जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, ऊर्जा संकट जैसे कई मुद्दों पर समाधान निकालने की होगी कवायद। G20 सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्षों के पत्नियां दिल्ली के पूसा का किया दौरा। श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती और उनसे बने व्यंजनों से हुए रूबरू। विदेश मंत्री एस जयशंकर की पत्नी ने किया सभी राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्षों की पत्नियों का स्वागत। खान मंत्रालय ने बढ़ाया स्वच्छता की ओर एक और कदम। मंत्रालय वर्षा जल संचयन, कंपोस्ट पिट, तालाबों की सफाई और कचरे का पर्यावरण निपटान के लिए कर रहा है काम। वर्मी कंपोस्ट पिट परियोजनाओं के लिए स्थलों की गई पहचान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18वें G20 शिखर सम्मेलन का नई दिल्ली में आगाज किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि खाद्य ईंधन या खाद का मामला हो या फिर स्वास्थ्य, ऊर्जा और पानी की बात हो, हमें वर्तमान परिस्थितियों को सामने रखकर इनके ठोस समाधान के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि भारत का G20 सबका साथ, सबका विकास का प्रतीक बन गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल हो, नॉर्थ और साउथ का डिवाइड हो, ईस्ट और वेस्ट की दूरी हो, फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर का मैनेजमेंट हो, टेररिज्म और साइबर सिक्योरिटी हो, हेल्थ, एनर्जी और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। G20 सम्मेलन के लिए सभी विदेशी राष्ट्र अध्यक्षों और प्रतिनिधियों के प्रगति मैदान पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रगति मैदान पहुंचे और उन्होंने भारत मंडपम में एक के बाद एक सभी विदेशी नेताओं का स्वागत किया। G20 देशों के बीच ये 18वां शिखर सम्मेलन हो रहा है। भारत मंडपम में स्वागत कार्यक्रम के लिए जो मंच तैयार किया गया है, उसमें पीछे कोणार्क चक्र की तस्वीर लगाई गई है। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज सहित विश्व के कई अन्य नेता शामिल हैं। खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे तमाम मुद्दों पर सम्मेलन में विस्तार से चर्चा होगी। भारत G20 की अध्यक्षता का भरपूर लाभ उठाते हुए वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है और अनेक विकासशील देशों की आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र बिंदु बन गया है। भारत की G20 की अध्यक्षता में मुख्य प्राथमिकताओं में सतत विकास के लक्ष्य और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां शामिल हैं। G20 सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्षों के स्पाउसेस दिल्ली के पूसा में श्री अन्न यानी मिलेट्स की खेती और उससे बने व्यंजनों से रूबरू हुए। सभी स्पाउसेस का स्वागत विदेश मंत्री एस जयशंकर की पत्नी ने किया। दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र में G20 सदस्य देशों के राष्ट्र अध्यक्ष और शासन अध्यक्षों के स्पाउसेस ने मिलेट से बनी रंगोलियों को न सिर्फ देखा, बल्कि उनमें मिलेट्स के दानों से रंग भी भरे। इसके अलावा प्रदर्शनी में एग्रो स्टार्टअप की झलक भी देखने को मिली। सभी मेहमानों के लिए देश के नामचीन शेफ्स ने मिलेट से बने व्यंजनों का लाइव कुकिंग की व्यवस्था भी की।
और मेहमानों ने लजीज और स्वादिष्ट डिशेस का खूब आनंद लिया। इसके अलावा अलग अलग राज्यों की महिला किसानों ने अपने पारंपरिक वेशभूषा में मेहमानों का स्वागत किया और मिलेट से बने उत्पादों के उपहार भी भेंट किए। खान मंत्रालय ने अपने सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ मिलकर नवंबर 2022 से अगस्त 2023 तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की। खान मंत्रालय के सचिव ने इस अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 को नई दिल्ली में की थी। मंत्रालय ने निर्धारित लक्ष्य पर्यावरण का वापस देना, गिविंग बैक टू एनवायरनमेंट अभियान के तहत वर्षा जल संचयन, कंपोस्ट पिट, झीलों, तालाबों की सफाई और कचरे का पर्यावरण निपटान शामिल था। खान मंत्रालय के कार्यालयों की इमारतों में वर्षा जल संचयन संरचनाएं स्थापित की गई। वर्मी कंपोस्ट पिट परियोजनाओं के लिए स्थलों की पहचान की गई। अभियान के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने विभागीय कैंटीन में अपशिष्ट को अलग अलग करने का सुझाव दिया, जिसको खान मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। G20 सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से स्वदेशी उत्पाद भी दुनिया भर से आने वाले विशेष रहा और एक जिला एक उत्पाद योजना के जरिए इन स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने की कोशिश की जा रही है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए डीडी न्यूज ने ODOP यूपी के उप महाप्रबंधक सुनील कुमार से खास बातचीत की। शिल्प बाजार में इस वक्त मैं हूं उत्तर प्रदेश के स्टॉल पर और उत्तर प्रदेश की जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की एक यूनिक पहल रही है और इसका बहुत फायदा देखने को मिला और जो जिस जिले की उत्पाद फेमस थी उसको प्राथमिकता दी गई, उसको सरकार की तरफ से सहयोग दिया गया और ऐसा देखा गया कि वहाँ के जो शिल्पकार थे लोगों के आजीविका में काफी बदलाव देखने को मिला। कितना बड़ा बदलाव देखने को मिला ये नई जो पहल शुरू हुई। जो 2018 में स्टार्ट हुआ था प्रोग्राम ODOP हमारा ऑनरेबल CM द्वारा शुरू किया गया था, उससे आज तक अगर हम मेजर करते हैं तो हम देखते हैं कि 16-17 में जहां स्टेट का एक्सपोर्ट्स निर्यात 88,000 करोड़ था, वो आज 1,74,000 करोड़ हो गया है। अब ये टाइम मैच खाता है ODOP के ड्यूरेशन से। ODOP 18 में शुरू हुआ, उससे मैच खाता है। तो आप इसको एक तरह से ODOP के इनिशिएटिव का कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं, बिकॉज मेन उद्देश्य ये था कि प्रदेश के जो आर्टिजन्स हैं, हैंडीक्राफ्ट पर्सन्स हैं, छोटे उद्यमी हैं, जो परंपरागत रूप से कई विधाओं में, कई आर्ट्स की विधाओं में लगे हुए थे, उनको वैल्यू एडिशन का फ़ायदा मिला है। वैल्यू एडिशन हुआ कैसे? जो सरकार के अलग अलग इनिशिएटिव्स थे, जैसे इनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, 20 लाख तक की सब्सिडी एक स्कीम योजना में ODOP की योजना में मिलती है। इसी प्रकार जो छोटे छोटे आर्टिजन्स थे जो पुराने टूल्स पे काम कर रहे थे, उनको ट्रेनिंग दे के नए टूल उपलब्ध कराना, जो मॉडर्न टूल हैं। उससे क्या हुआ, उनकी एफिशिएंसी बढ़ी और प्रोडक्शन बढ़ा और उस उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ी, जिससे उत्पाद की मार्केट की डिमांड बढ़ी। तीसरा एक और योजना लाए हैं जिसके तहत जो मेले प्रदर्शनियां हैं, चाहे वो स्टेट के हैं, देश के हैं, विदेश के हैं, उसमें ये आर्टिजन्स, ये उद्यमी पार्टिसिपेट करते हैं। सरकार उनको जितना उनका खर्चा हुआ उसका 75% तक रीइंबर्स कर देती है, वापस कर देती है उनका खर्चा। इससे क्या हो रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पुरानी कलाओं में लगे आर्टिजन देश विदेश के मेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस कला को सीखने की तैयारी कर रहे हैं, उसको सीखने में रुचि दिखा रहे हैं। ये प्रोग्राम का अपने आप में एक बहुत एक महत्वपूर्ण इसका अचीवमेंट है कि इस विधा में इंटरेस्ट पैदा करना नई जनरेशन का, ये इस प्रोग्राम की सफलता का द्योतक है। नई जनरेशन आएगी, वो सीखेगी, क्योंकि पहले होता था कि लोग छोड़ देते थे क्योंकि उसमें आमदनी नहीं होता था, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती थी। लेकिन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से फायदा होने लगा, उनके आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होने लगी, बिक्री होने लगी और जो नई पीढ़ी है वो भी अब उस हुनर को सीखने के लिए आगे आ रही है। कैमरामैन एम खान के साथ नितिन सिंह, डीडी न्यूज, भारत मंडपम, शिल्प बाजार। और नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर 8 से 10 सितंबर तक प्रगति मैदान के भारत मंडपम में शिल्प बाजार लगाया गया है। इसका मकसद विदेशी मेहमानों के माध्यम से देश का हुनर, कारीगरी, शिल्प, बुनकरों को वैश्विक पटल पर पहचान दिलाना है।
यहाँ मेहमानों को खरीदारी के साथ साथ लाइव डेमो देखने का मौका भी मिलेगा। G20 सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों को कश्मीर की बरसों पुरानी खूबसूरत पेपर मेशी कला को जानने, समझने और खरीदने का मौका मिलेगा। भारत मंडपम के शिल्प बाजार में फूल पत्तियों को उकेरते ये हैं रियाज अहमद खान। पेपर मेशी की कला में पारंगत रियाज अहमद खान को इस कला से देश विदेश में पहचान तो मिली है, साथ ही ने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी मिले। दरअसल कश्मीर की प्राचीन पेपर मेशी एक तरह की कला है जिसमें पुराने बेकार पड़े रद्दी कागजों के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं, फिर उन्हें गलाकर लुगदी तैयार की जाती है और इस लुगदी में चावल के आटे की लुगदी मिलाकर मनचाही आकृति बनाई जाती है। फिर इस पर पेंटिंग की जाती है। ये देखने में जितनी खूबसूरत है, वहीं इसे बनाने में काफी मेहनत लगती है। एक पीस को तैयार करने में करीब 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। पेपर जो करते हैं, मैश करते हैं, उसके बाद फिर इसको एक ओरिजिनल चीज़ लगता है जो नेचुरल होता है, चावल का आटा। चावल का आटे को हम लुगदी बनाते हैं, वो लुगदी इसके साथ मिलाते हैं, फिर हम मोल्ड अंदर से रखते हैं, उसके बाद फिर वो लेयर लगाते हैं, फिर सूखने के बाद वो काटते हैं, वो जो मोल्ड जो बाहर निकालते हैं फिर वो काम आ जाते हैं, फिर वो बॉक्स बनाते हैं या कोई वॉल प्लेट बनाते हैं या टेबल लैंप्स बनाते हैं, बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं। पेपर मेशी हस्तकला 14वीं शताब्दी में मीर सैयद अली हमदानी द्वारा फारस से कश्मीर में लाई गई। ये मुख्य रूप से कागज लुगदी पर आधारित है, जिसे समृद्ध रूप से रंगीन कलाकृतियों द्वारा सजाया जाता है। कश्मीर के घरों और कार्यशालाओं में इसे बनाया जाता है। इस कला को पसंद करने वाले देश ही नहीं, विदेशों में भी हैं। 100 रुपए से लेकर लाखों रुपए तक बिकने वाले इस कला के माध्यम कई लोगों को रोजगार भी मिलता है। हम सोच रहे, हम ये सब मतलब बच्चों को बोल रहे हैं कि ये एक बात है, आप कम से कम आप पढ़िए, मगर उसके साथ साथ कोई ना कोई आर्ट सीखे, क्योंकि ये हमारा एक संपत्ति है इंडिया की। क्योंकि अगर उनको जॉब नहीं मिलेगी, कम से कम वो क्राफ्ट के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, कम से कम बेरोजगारी नहीं हो जाएगा। स्थानीय कला को बढ़ावा देने की मोदी सरकार की नीतियों का नतीजा है कि पेपर मेशी कला का उद्योग काफी फल फूल रहा है। कश्मीर में आयोजित G20 सम्मेलन के तहत पर्यटन वर्किंग ग्रुप की बैठक में भी इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को काफी फायदा हुआ। यही उम्मीद G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भी की जा रही है। ये बहुत हमारे लिए है, क्योंकि इसी से हमारा फायदा मिल जाएगा ना। जैसे बाहर के कंट्रीज यहाँ पर बहुत सारे आ गए हैं, जब उनको डिफरेंट लोग देखेंगे, डिफरेंट मतलब क्राफ्ट देखेंगे, कम से कम तो उनको तो लगेगा ही क्योंकि हम ना वो चीज़ खरीदेंगे, ये चीज़ खरीदेंगे और आगे जाके वो ऑर्डर्स भी करेंगे। इस कला से जुड़े लोग अपने बच्चों को पढ़ाई के साथ हुनरमंद भी बना रहे हैं, ताकि उन्हें नौकरी के लिए मोहताज न रहना पड़े। जब दुनिया भर के डेलीगेट आएंगे तो इस आर्ट को देखेंगे जो इतनी साल पुरानी आर्ट है, और इसका प्रचार प्रसार होगा, एक बाजार मिलेगा, लोग खरीदेंगे, साथ ही साथ ऑर्डर भी देंगे, ताकि जो हमारे ये शिल्पकार हैं उनको एक आमदनी का जरिया मिलेगा और एक वर्ल्ड क्लास जो व्यवस्था है, यहाँ दुनिया भर के लोग आ रहे हैं तो इनको एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। कैमरामैन संदीप के साथ नितेंद्र सिंह, DD न्यूज़, दिल्ली। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री अश्वनी कुमार चौबे ने नई दिल्ली भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित परिसर में 75 मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। त्योहारी सीजन में खाद्य उत्पादों की कीमतों को नियंत्रित करने के साथ साथ उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर भारत दाल और प्याज की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने में कितनी मदद मिलेगी, इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बात की केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे से। देश के उपभोक्ताओं को सस्ती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार लगातार प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में सरकार से रसोई तक एक महाअभियान चलाकर सस्ती दर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का काम किया गया है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है केंद्रीय मंत्री अश्वनी चौबे। सर, जिस तरह बात करें, सरकार सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का जो आधार है उसको लेकर चलती है। आपने इसी संकल्पना को पूरा करने के लिए एक हरी झंडी दिखाई है जिसमें खाद्य सामग्री सस्ती दर पर उपलब्ध कराने का महाअभियान चला है। क्या मकसद है? हमारे NCCF की ओर से जो देश भर में आज एक
कह सकते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमने जो पूरे दिल्ली और दिल्ली के एनसीआर का इस क्षेत्र में 75 गाड़ियों में अभी हर प्रकार की सामग्री रहेगी, जिसमें विशेष करके जहाँ जो हमारा भारत ब्रांड दाल, ये देख रहे हैं ना, भारत ब्रांड दाल जो है ये 60 रुपया किलो देश भर में इसको बिकने का है, किंतु अभी एनसीसीएफ ने 5 रुपया इसमें कम करके और G20 तक 55 रुपये में ये दाल मतलब उपलब्ध होगा। और यह जो गाड़ियाँ निकली है मतलब सरकार आपके रसोई तक उचित कीमत पर और अच्छी सामग्री, शुद्ध सामग्री उचित कीमत पर लोगों को मिले। सर, त्योहारी सीजन आने वाला है, आपने अभी से एक कैंपेन चलाकर जो उपभोक्ता से जुड़ी रसद आपूर्ति और अन्य चीज़ें उनके दाम नियंत्रित करने और सस्ते दर पे उपलब्ध कराने का काम किया, जबकि तत्कालीन सरकार के दौरान ये स्थिति आती थी, कालाबाजारी होती थी। इस नियंत्रण को रोकने में सरकार और मंत्रालय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से हमारी सरकार ने जो ऐसे बहुत सारी सामग्रियाँ जो हमारे एसेंशियल कमोडिटीज़ में आते हैं उसका हम प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हैं। हमारे मंत्रालय के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग रोज़ होती है और उसमें सचिव स्तर से लेकर मंत्री स्तर तक नीचे के पदाधिकारी भी उसको ध्यान रखते हैं, ताकि हम अस्थिर कोई चीज़ ना हो जाए, दाम नियंत्रित कैसे रहे उसका भरसक प्रयास हम लोग करते रहें और दामों को नियंत्रित करने में हम सफल भी होते हैं। भारत ब्रांड दाल एक भारतीयता का प्रतीक नज़र आती है। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक उत्पाद, एक बाजार और एक दाम की जो संकल्पना है वो साकार करने में इससे कितनी मदद मिल रही है? निश्चित रूप से ये तो होना ही चाहिए। आपने देखा कि एक देश एक राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन, हमने उसको करके दिखाया। कई स्टोर लगे हैं जिनमें मिलेट्स के उत्पाद भी हैं और 75 गाड़ियाँ आपने ये जो फ्लैग ऑफ की है, तो निश्चित तौर पर जो पोषक अनाज हैं, श्री अन्न जिसको हम बोलते हैं, उनके उत्पादों के बिकने से किसानों को आर्थिक स्वावलंबन बनने का रास्ता कितना महत्वपूर्ण निकलेगा? आत्मनिर्भर भारत बनने का एक शुरुआत जो हमारी सरकार ने किया है, जो सोचा है कि किसानों को घर बैठे अच्छी कीमत कैसे उपलब्ध हो जाए, उनके दाम, उनके बाज़ार में जो उनके सामग्री है वो कैसे लोगों को प्राप्त हो। तो हर प्रकार का सामग्री, हर राज्य का अच्छा चीज़ जो भी है हम उसको जनता तक पहुंचाएं कैसे सस्ते में, और अच्छी चीज़, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हमारा बेस्ट होगा, अच्छा होगा। जो थे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे, जिनका मानना है कि सरकार से रसोई महाअभियान के जरिए एक और जहां उपभोक्ताओं को खाद्य और रसद आपूर्ति की सस्ती दर पे आपूर्ति कराने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास की संकल्पना के साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करने का प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन जगमोहन के साथ मोपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। और आइए अब जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो शुक्रवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गेहूं के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। काला पीपल मंडी में गेहूं के भाव में मजबूती के साथ कारोबार हुआ, वहीं बदायूं और आसनसोल मंडी में नरमी देखने को मिली, जबकि विजयनगर और गाजियाबाद मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एगमार्कनेट के मुताबिक मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में गेहूं के भाव में बढ़त रही। 7 सितंबर को यहां गेहूं के सौदे 2215 रुपए के भाव पर हुए। 8 सितंबर को भाव में 45 रुपए की तेजी रही और भाव 2260 रुपए पर जा पहुंचा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ। 7 और 8 सितंबर को यहां गेहूं के सौदे 2250 रुपए के भाव पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों की बात करें तो यहाँ की बदायूं मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव कुछ नरम हुए। 7 सितंबर को यहाँ गेहूं का भाव रहा 2365 रुपए। 8 सितंबर को भाव 5 रुपए लुढ़क कर 2360 रुपए पर पहुँच गया। उत्तर प्रदेश की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान भाव स्थिर रहे। यहाँ 7 और 8 सितंबर को गेहूं के भाव में किसी तरह का उतार चढ़ाव नहीं हुआ और भाव 2300 रुपए रहा। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में गेहूं के भाव नरमी के साथ हुए। 7 सितंबर को यहां गेहूं का भाव रहा 2750 रुपए। 8 सितंबर को भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव 2700 रुपए पर पहुंच गया।
गेहूं की उपज की बात करें तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन अधिक है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। और किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए जान लेते हैं। हरियाणा में गाजर की बुआई कर लें। गाजर के खेतों में निराई और गुड़ाई करें। गाजर के खेत से खरपतवार भी निकालें। किसान प्याज की रुपाई कर सकते हैं। प्याज के खेत में निराई और गुड़ाई करते रहें। प्याज के खेत से घास फूस निकाल लें। प्याज के खेत से ही जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। यही कपास के खेतों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। कपास के खेत की देखभाल करें। इसके अलावा धान के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। अभी मक्के में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। उत्तर प्रदेश में फूल गोभी की रुपाई कर लें। किसान पत्ता गोभी की भी रुपाई करें। यही मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। मक्के के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर सकते हैं। साथ ही मूंगफली के खेत में निराई कर लें। इस समय मूंगफली में कीट लगने की भी आशंका बनी हुई है। ऐसे में मूंगफली में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। वहीं ज्वार की बुआई करते रहें। ज्वार के खेत में पानी की निकासी की व्यवस्था करें। उत्तर प्रदेश में धान की रुपाई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की रुपाई कर लें। इसके अलावा अरहर के खेत से जल निकासी का प्रबंध करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में देश की राजधानी दिल्ली में स्थित भारत मंडपम में आयोजित हो रही G20 सम्मेलन में जिस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेहमानों का स्वागत किया, वहां ओडिशा से विश्वविख्यात कोणार्क के सूर्य मंदिर के पहिए को प्रदर्शित किया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा नरसिम्हदेव प्रथम के शासनकाल के दौरान किया गया था। कोणार्क के 24 तीलियों वाला ये पहिया भारत के राष्ट्रीय ध्वज में भी शामिल है, जो भारत की प्राचीन ज्ञान, उन्नत सभ्यता और वास्तुशिल्प उत्कृष्टता का प्रतीक है। G20 शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं आप सबकी सहमति से अफ्रीकन यूनियन अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। कोमोरोस संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ AU के अध्यक्ष अजाली असोमोनो ने G20 का स्थायी सदस्य बनने पर अपना स्थान ग्रहण किया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की सिफारिश की है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि आज के विश्व की वास्तविकताओं को परिलक्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की जरूरत है। G20 शिखर सम्मेलन से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने G20 देशों के वित्त मंत्रियों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों के लिए रात्रि भोज का आयोजन किया। रात्रि भोज में IMF प्रमुख और WTO के प्रमुख भी उपस्थित रहे। G20 के मुख्य समन्वयक हर्षवर्धन श्रृंखला ने दिल्ली के प्रगति मैदान में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में प्रदर्शनी केंद्र पहुंचे। यहां पर लगभग 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के उत्पाद प्रदर्शित किए गए हैं। केंद्रीय अन्वेषण विभाग CID ने तेलुगु देशम पार्टी TDP के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री N. चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया है। चंद्रबाबू नायडू को IPC की विभिन्न धाराओं और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के तहत APCID द्वारा कौशल विकास घोटाले में A1 के रूप में नामित किया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें, नमस्कार।